हेलो फ्रेंड्स, रघुवीर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। एक तो हमारा क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि भाई हम इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इससे इसके जो क्वेश्चंस जो हमारे पास, इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि जब हमें पता होता है कि भाई करना कैसे है तो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे एग्जाम में आता है। और दूसरी बात क्या है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको अगर नहीं आएगा है ना, तो आप ना प्रोबेबिलिटी पे टारगेट नहीं कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी भी आपको नहीं आएगी। क्योंकि उसमें जो सैंपल स्पेस निकालते हैं वो इसके थ्रू ही निकालते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें आपका परम्यूटेशन भी होता है और कॉम्बिनेशन भी होता है उससे, और दोनों कंबाइंड क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक ही देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इसमें किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन होता है। इसका मतलब होता है सिलेक्शन या कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन होता है। ठीक है, अब बात आती है, और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। अब बात आती है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो वो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। और अरेंजमेंट में क्या होता है, ऑर्डर आपका मैटर करता है। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे, देखो अगर आपके पास दो लोग हैं, अगर आपके पास तीन लोग हैं, ए बी और सी, इसमें आपको दो बंदे, तीन बंदे हैं, एक बंदा ए है, बी है और सी है, दो बंदों को आपको सेलेक्ट करना है। तो भाई ए भी हो सकता है, BC हो सकता है और CA हो सकता है, और आपका हाँ ए हो सकता है। ठीक है, तीन बंदे आप सिलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स कितनी है, 3 है, और एट ए टाइम हमें कितना सिलेक्ट करना है, दो बंदे सिलेक्ट करने हैं। एट ए टाइम कितना लेना है, दो लेना है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, या तो हम AB को ले सकते हैं, या BC को ले सकते हैं, या CA को ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए, देखो AB इक्वल टू BA, दोनों एक ही होंगे। क्योंकि इसमें सिलेक्शन में क्या होता है, हम ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। भाई हम जैसे अगर आपसे कहें कोई कंपनी आती है, अगर वो आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, भाई दो बंदे में, तीन बंदों में इसको बंदों को निकालना है। तो आपका ए भी निकल गया। अभी ये मैटर नहीं है कि ये भी आगे कि ए आगे कि बी पीछे है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर हम इसके अरेंजमेंट देखें, अगर हम इसी के अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ए बी हो जाएगा, दूसरा BA हो जाएगा, एक BC हो जाएगा, एक आपका CB हो जाएगा, एक AC हो जाएगा, एक आपका C हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? यानी कि अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में क्या होता है, पोजीशन पे ध्यान रखते हैं, ऑर्डर पे ध्यान रखते हैं। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है, नंबर ऑफ वेज कितने आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने आ रहा है, आपके 6 आ रहा है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हम ऑर्डर की बात परम्यूटेशन में करते हैं, और ऑर्डर और कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 लोग हैं और आपको 2 लोग सेलेक्ट करने एट ए टाइम, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या बन जाएगी, कॉम्बिनेशन के लिए NCR यूज करते हैं। NCR का मतलब होता है n डिफरेंट थिंग्स में से R डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट करना, या कह सकते हैं एट ए टाइम R को सिलेक्ट करना। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन के लिए NCR यूज होता है, और आपका परम्यूटेशन के लिए NPR यूज होता है, NPR यूज होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन देखो अभी तो क्या थे कि 3 लोग थे, तो हमने कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये चीज निकाल ली, कितनी पॉसिबिलिटी होगी ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 10 बंदे हैं, अगर 10 बंदे हैं तो उसमें से 4 बंदों को एट ए टाइम आपको सिलेक्ट करना है, तो उस समय क्या रहेगा, आपकी काउंटिंग करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इस चीज को मैथमेटिक्स में रिड्यूस करने के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए क्या डेफिनेशन यूज करते हैं, NCR की डेफिनेशन यूज करते हैं, और परम्यूटेशन के लिए NPR की डेफिनेशन यूज करते हैं। NCR की डेफिनेशन क्या होती है, देख लेते हैं। फैक्टोरियल n, n-1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r।
ये आपकी डेफिनेशन होती है एनसीआर की। और ये क्या देता है, एन डिफरेंट थिंग में से आर डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट करना। अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 3C2। ये क्या देगा, नंबर ऑफ वेज देगा कि 2 बंदों को 3 बंदों में से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि भाई कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या कलेक्शन बोल सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग में से हमें सिलेक्ट करना है तो एनसीआर की डेफिनेशन यूज करते हैं। और परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट का मतलब एनपीआर, एन डिफरेंट थिंग में से आर डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना। यानी अरेंजमेंट में एक चीज और है कि अरेंजमेंट में हम दोनों चीजें करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं देन आफ्टर अरेंज करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका एनपीआर होता है। ठीक है, अभी हम प्रूफ भी करेंगे इस चीज को, देखेंगे कैसे हम एक चीज बोल सकते हैं कि पहले देखो परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं देन आफ्टर अरेंज करते हैं। लेकिन एनपीआर क्या देता है, डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट देता है। क्या देता है, डायरेक्टली नंबर ऑफ अरेंजमेंट देता है। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझते हैं। ये तो हमने डिफरेंस समझ लिया। अब देखो कोई अगर टास्क है या कोई वर्क है, इसमें क्या होता है, किसी भी टास्क को करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। अगर मान लो कोई हमारे पास काम है या कोई टास्क है, अब उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर हम देखें, कोई एक आपका रूम है, ये आपका रूम है, ठीक है, उसमें 3 गेट हैं। एक गेट आपका ये है, एक गेट आपका ये है, और एक गेट यहाँ पे आपको दे रखा है। और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा पुटअप करता है कि भाई ये बताओ कि ये बंदे को रूम से बाहर जाना है, आउटसाइड जाना है, बाहर जाना है, तो कितने तरीके से बाहर जा सकता है। ये आपका गेट 1 है, ये आपका गेट 2 है, ये आपका गेट 3 है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज की बात करूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि एक इंसान को, एक बंदे को एक रूम से बाहर जाना है और उस रूम में 3 गेट हैं आपके, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, कितने तरीके से वो बाहर जा सकता है। भाई वो गेट 1 से भी जा सकता है, गेट 2 से भी जा सकता है, और गेट 3 से भी जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि उसको बाहर जाने के लिए 3 रास्ते हैं नहीं। कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे उसके, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, किसी बंदे यानी कि M1 के लिए कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 क्या है, 3 हमारा है नंबर ऑफ वेज। 3 तरीके से वो इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो टास्क कैसी भी हो सकती है, तो टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितने नंबर ऑफ वेज होते हैं वही चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। समझ में आ रहा, काउंटिंग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेसिकली चाहे हम अरेंजमेंट की बात करें, यहाँ देखो हमने अरेंजमेंट की भी बात की है, चाहे हम सिलेक्शन की बात करें, दोनों केस में हम क्या कर रहे होते हैं, काउंटिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेज क्या देता है, काउंटिंग देता है, कितने तरीके से ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है कि फाइनली यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे काउंटिंग करनी है, चाहे वो अरेंजमेंट की बात हो चाहे वो सिलेक्शन की बात हो। देखो यहाँ पे काउंटिंग ही तो की थी मैंने कि भाई 3 तरीके से 2 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटिंग ही तो की थी, जब 2 बंदों के अरेंजमेंट करने हैं तो हमारे पास कितने तरीके आए थे, 6 तरीके आए थे। कितने अरेंजमेंट हुए, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हुए थे, 6 हुए थे। तो समझ में आ रहा है, तो फाइनली हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो एनसीआर क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं, बाय डेफिनेशन के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, इससे आपको विजुअलिटी सही से आएगी। देखो एनसीआर क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। तो एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज या सिलेक्शन, आप ब्रैकेट में कर लो, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सिलेक्शंस आर थिंग्स फ्रॉम ए एंड डिफरेंट थिंग्स। तो वो कह रहा है कि अगर हमें एंड डिफरेंट थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम एनसीआर का यूज करेंगे।
एनसीआर का मतलब होता है n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट करना। डेफिनेशन क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू r। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, मान लेते हैं 10 बॉयज हैं आपके पास, समझ लेते हैं इस चीज को, और आपको 4 बॉयज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, r की वैल्यू आपकी कितनी है, r की वैल्यू आपकी 4 है, तो क्या हो जाएगा 10c4। अब इसे खोलेंगे कैसे, देखो फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और n माइनस r करोगे तो कितना हो जाएगा n माइनस r, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा इनटू फैक्टोरियल 4। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमें क्या दे देगा, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से हम 10 बंदों में से 4 बंदों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एनसीआर क्या देता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की कितनी पॉसिबिलिटी इस पर्टिकुलर टास्क को सिलेक्ट करने के लिए बन सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो r की वैल्यू 1 से लेके n तक समझना है। जो r है यहाँ पे, जो हम एक r वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 1 या n, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। और एनसीआर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो माइनस में नहीं हो सकते, अगर आपकी सिलेक्शन की बात करें तो माइनस में हो नहीं सकता कि भाई या तो एक बंदे को सिलेक्ट करोगे या आप सारे बंदों को सिलेक्ट कर लोगे। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके n जाएगी। और ये वैल्यू नेगेटिव इसलिए नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ वेज नेगेटिव तो हो ही सकते हैं। एक तरीका होगा -1 तरीका होगा तो कोई मतलब ही नहीं, मीनिंगलेस बात होगी। तो एनसीआर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और एनसीआर हमें क्या देगा कि n डिफरेंट थिंग्स में से 8 डिफरेंट थिंग्स को कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी 10 बंदों में से 4 बंदों को कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बनेगी, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये हमें एनसीआर देता है, ठीक है। अब आते हैं एनपीआर पे। एनपीआर का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया कि एनपीआर हम अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं। ये हमें क्या देता है बेसिकली, एनपीआर नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या देता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट देता है कि हम कितने तरीके से चीजों को अरेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगर मैं कहूं कि आपको 10 आपके क्या मान लेते हैं कि भाई 10 आपकी डिजिट है और 4 डिजिट आपको अरेंज करनी है, कितनी करनी है, 4 डिजिट आपको अरेंज करनी है। तो क्या हो जाएगा 10p4, ये आपका आ जाएगा। 10p4 हमें क्या देगा, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ आपकी पोजीशन बन सकती हैं, कितने नंबर ऑफ पोजीशन बना के हम 4 डिजिट का वर्ड आपका बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको खोलोगे, ब्रेक करोगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल कितना 6 हो जाएगा। ये हमें क्या देगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने तरीके से। इसमें देखो एनसीआर में देखो हमेशा याद रखना, एनसीआर की वैल्यू कम आएगी अकॉर्डिंग टू द एनपीआर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है, लेकिन सिलेक्शन में हम ऑर्डर को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो अभी भी आपने देखा था, ये भी वाला एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था कि हमने सिलेक्शन की बात की थी, 3 आए थे, और हमने जब अरेंजमेंट की बात की थी तो कितने 6 हो गए थे। तो अरेंजमेंट में क्या है कि ऑर्डर ऐड हो जाता है। जब भी सिलेक्शन के साथ अगर हम ऑर्डर को ऐड कर देंगे, ऑर्डर के नंबर ऑफ केसेस ले लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, परम्यूटेशन बन जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। तो एनसीआर और एनपीआर की डेफिनेशन कब यूज करनी है, जब हमें नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात की है। जब पोजीशन और ऑर्डर की बात होगी तो एनपीआर यूज होगा, जब केवल सिलेक्शन की बात हो रही होगी तो हम एनसीआर का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो वन बाय वन हम कंसेप्ट लेते जा रहे हैं और फिर कुछ समय बाद में क्वेश्चन पे आएंगे, प्रॉब्लम्स पे आएंगे, से आपको थोड़ा जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन क्या मतलब है और हमें क्या करना है, ठीक है। तो काउंटिंग की बात है, पहले भी की है कि हम भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। और काउंटिंग करने के 2 लॉ होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं। एक तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, लॉ ऑफ एडिशन होता है। चाहे हम परम्यूटेशन की बात करें, चाहे हम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, काउंटिंग कर रहे होते हैं। इस पूरे टॉपिक में हमें काउंटिंग ही करनी है, ठीक है। तो काउंटिंग के 2 लॉ होते हैं, एक तो आपका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, लॉ ऑफ एडिशन होता है, ठीक है। काउंटिंग का मतलब है नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं पूरे टॉपिक में, ठीक है। टास्क आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट काउंटिंग तो आपका करना पड़ेगा। टास्क किसी भी टाइप की होगी तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई ये काम कितनी तरीके से आप कर सकते हो, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी इस चीज की,
ठीक है, कितने तरीके से टास्क आपकी डन हो सकती है। ठीक है, तो काउंटिंग दो तरीके से करते हैं। तो हम दो आपके लॉ होते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन। तो हमें इसी समझना है यहाँ पे कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है। फिर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि भाई लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि भाई मल्टीप्लाई हम कब करेंगे, यहाँ पे m इंटू लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्लस में आएगा m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज कब हमें प्लस का यूज करना है, कब हमें इंटू का यूज करना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है हमारी, वन ऑफ देम। अगर हमारे पास दो जॉब हैं, जॉब 1 एंड जॉब 2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 टास्क हैं, यहाँ लिख सकते हो आप। देखो यहाँ पे इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, टास्क है। ठीक है, ये आपका क्या है जो आपको परफॉर्म करना है। इसे हमने 2 टास्क में डिवाइड कर दिया, एक सब टास्क 1 और सब टास्क 2। 2 टास्क में हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। तो वो कहते हैं वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड m बेस। अगर इसको करने के तरीके m तरीके हैं, m बेस तरीके से इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और एंड और कह रहे हैं आफ्टर, यानी कि एक करने के बाद सेकंड जॉब कंप्लीटेड n बेस, और सेकंड को कंप्लीट करने के लिए n बेस है। ठीक है, देखो इस बात को भी हम समझते हैं कि भाई हमें कब क्या करना है। देखो जब भी हम अपनी टास्क को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, दोनों को करना हमारे लिए कंपल्सरी होता है। ऐसा नहीं है, देखो अगर इस टास्क को परफॉर्म करना है तो हमें इस टास्क को भी परफॉर्म करना पड़ेगा और इसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी फाइनली ये हमारी टास्क क्या होगी, मेन टास्क तो हमारी ये है, तभी हमारी ये टास्क क्या होगी, परफॉर्म होगी। यानी कि तभी हम इस टास्क का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है, दिस एंड दिस, टास्क 1 और टास्क 2। जब और एंड की बात हो जाए, और एंड की बात करूंगे, दिस एंड दिस, अगर इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तभी तो फाइनली इसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या लगेगा आपका, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बात याद रखना, जब भी एंड की बात आए, दिस एंड टास्क 1 और टास्क 2, जब भी और वाली बात आ जाए तो हमारा क्या रहेगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, m इंटू n। तो क्या लगेगा, इंटू लगेगा। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। डेफिनेशन भी क्या रहेगी आपसे, वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड m बेस एंड सेकंड जॉब आफ्टर। पहली जॉब करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी जॉब को रन करेंगे। तो दूसरी जॉब को जब कंप्लीट करेंगे n तरीके से, तो फाइनली दोनों जॉब को करने के तरीके क्या होंगे, m इंटू n। तो सक्सेशन का मतलब होता है एक को कंप्लीट करने के मतलब क्रम से, क्या होता है, क्रम से। इसका मतलब क्या होता है, क्रम से। तो एक के बाद दूसरी, तो पहले फर्स्ट आपका टास्क 1 को सॉल्व करूंगा, परफॉर्म करूंगा, देन आफ्टर उसके बाद टास्क 2 को परफॉर्म करूंगा, और दोनों को परफॉर्म करेंगे तो हमारी फाइनली पूरी टास्क क्या होगी, परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए दोनों टास्क को परफॉर्म करना ही होगा। तो टास्क 1 और टास्क 2, तो जब भी एंड की बात आए तो एंड में हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इनटू हमें कब लगाना है, जब भी एंड की बात आए, दिस एंड दिस, यानी ये भी करना पड़ेगा और उसको भी करना है, तभी हमारा क्या होगा, फाइनली टास्क परफॉर्म होगी। तो जब भी एंड की कंडीशन आए, यानी एक के करने के बाद दूसरा भी आपको अगर एन तरीके से करते हो, पहली जॉब आप एन तरीके से करते हो और दूसरी जॉब आप एन तरीके से करते हो और सक्सेशन मेथड में कर रहे हो, सक्सेशन तरीके से कर रहे हो, तो उसको करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, m इंटू n होंगे। यानी कि जब भी एंड की कंडीशन आएगी तो हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, और जब और की कंडीशन आएगी, क्या, जब और की कंडीशन आएगी, अभी डिस्कस करूंगा, तब हम प्लस लगाते हैं। इसे याद रखना है। अब देखो इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं, ध्यान देखते हैं। देखो अब हमारे पास एक ग्रुप है या कनेक्शन है, ग्रुप ऑफ गाइस, ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल।
मेल एंड फीमेल है, ठीक है, देखते हैं अच्छे से। ग्रुप ऑफ मेल एंड फीमेल है, वो आपसे कह रहे हैं 10 बॉयज हैं आपके पास, 10 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं आपके पास, सॉरी 5 गर्ल्स दे देते हैं। वो कह रहे हैं एक ऐसी कमेटी फॉर्म करनी है आपको जिसमें हमें 4 बॉयज चाहिए, क्या चाहिए, 4 बॉयज चाहिए और 2 गर्ल्स चाहिए। देखो वो आपसे कह रहा है, डेटा क्लियर होना चाहिए, आपके पास 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, आपसे कह रहे हैं कि भाई एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें हमें 4 बॉयज चाहिए और 2 गर्ल्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 बॉयज एंड क्या, एंड 2 गर्ल्स, यानी यहाँ पे क्या लग रहा है, एंड, यानी कि हमारी टास्क तभी परफॉर्म होगी जब दोनों का हम सिलेक्शन करेंगे। ये हमारी क्या है, टास्क 1 है, ये हमारी क्या है, टास्क 2 है, और फाइनली टास्क क्या है भाई, हमें 60 कमेटी बनानी है। फाइनली टास्क क्या है, 60 कमेटी बनानी है, उसमें 4 बॉयज होने चाहिए, 2 गर्ल्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो तरीके क्या हो जाएंगे, NC4 इनटू, क्योंकि अभी तुमने बॉयज को सिलेक्ट किया है, हमने जब बॉयज को सिलेक्ट कर दिया उसके बाद किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 4 बॉयज और 2 गर्ल्स, 4 बॉयज और 2 गर्ल्स, तभी हमारी टास्क परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा। देखो यहाँ पे इस टास्क को परफॉर्म करके अगर देखा जाए तो हमारी टास्क परफॉर्म नहीं होगी, हमें दोनों टास्क को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, दिस एंड दिस। जब भी एंड और की बात आती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या हो जाएगा 5C2, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिस एंड दिस जब भी इस तरीके की कंडीशन बने कि 4 बॉयज और 2 लड़कियां, तभी हमारा टास्क परफॉर्म होगा। तो उस केस में क्या आएगा, इनटू आएगा, क्या आएगा, इनटू आएगा, ठीक है। जब भी सीधा सिंपल सा फंडा है, जब और वाला केस बन जाए, AB और AB, दिस और दिस, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो हमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। जब और की बात होगी, एंड की बात आएगी, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाए, देखो पहले से समझ लेते हैं लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। देखो दे आर परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली या कंप्लीटली m and n पेज। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज को समझना है। तो देखो इसमें आपका एडिशन वाले में क्या है कि जैसे इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम को, टास्क को। इसमें क्या होगा, या तो जैसे आपकी जॉब 1 है, जैसे मान लेते हैं, या तो एक ही बंदा करेगा, या तो वो m तरीके से करेगा। वो क्या कह रहा है, m and n रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, पर लिखा नहीं है इसमें। दे आर परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, या तो जैसे अगर हमारा m1 m2 है, ठीक है, या तो m1 करेगा तो m तरीके से कर सकता है, अगर m2 करेगा तो n तरीके से कर सकता है। इसमें क्या रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि भाई पहले थोड़ा कर ले फिर उसके बाद दूसरा करे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें से अगर मान लो अगर एक हम एग्जांपल ले लें कि भाई बंदा है जिसे दिल्ली से झांसी जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली से झांसी जाना है, ठीक है। एक तो बस के थ्रू जा सकता है और 15 ट्रेन से, 15 ट्रेन है, और दूसरा क्या है आपकी 10 बस है, ठीक है। अब देखो अगर कोई बंदा दिल्ली से झांसी जाता है, समझ रहे हो, डेफिनेशन को समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में उतना विजुअलाइजेशन नहीं होता है, इस टॉपिक में विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। वो कोई बंदा दिल्ली से झांसी जाता है, ठीक है, तो दिल्ली से झांसी जाने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो बस से जाएगा या तो ट्रेन से जाएगा। तो देखो अगर वो बस से जाएगा तो ट्रेन से नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, या तो बस से या तो ट्रेन से। जब भी यह वाली कंडीशन आ जाए, यानी और वाली कंडीशन आए, तो वहां पे प्लस होता है, हमारा लॉ ऑफ एडिशन लग जाता है। या तो अगर ट्रेन से जाएगा तो बस से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो केवल टास्क 1 करेगा तो सेकंड नहीं करेगा, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब है या तो वो बस से जाएगा या तो ट्रेन से जाएगा। अगर वो बस से जाएगा, अगर वो 15 से जाएगा तो कितने तरीके हो गए, वही 15 तरीके हुए। अगर वो
आपका ट्रेन से जाएगा तो 15 तरीके हो गए, अगर वो बस से जाएगा तो कितने तरीके हो जाएंगे उसके, 10 तरीके हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, अगर किसी एक से करेगा तो दूसरे से नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ अगर वो टास्क 1 लेगा, यानी अगर वो ट्रेन से जाएगा तो वो बस से नहीं जाएगा, अगर वो बस से जाएगा तो ट्रेन से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, दे आर परफॉर्म कंप्लीटली, यानी पूरा करेगा वो। ऐसा नहीं करेगा कि पहले आप कुछ जाके फिर ट्रेन से जाए फिर बस पकड़ ले, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो परफॉर्म होगी, जो जॉब हमारी, वो कंप्लीटली होगी, यानी पूरा कंप्लीट करेगा। अगर या तो वो बस से जाएगा या तो ट्रेन से जाएगा। तो एक चीज याद रख लेना, जब भी या वाली कंडीशन आए, या तो ए या तो वो, तो उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ एडिशन लगता है। देखो ए और वो, जब ए और वो ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि ए भी और वो भी, तो उस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ हमारा मल्टीप्लिकेशन लगता है। और जब ये कंडीशन आती है, या तो ए या तो वो ट्रेन से जाएगा या तो वो बस से जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। क्या लगेगा, लॉ ऑफ एडिशन लगेगा। तो हमें समझ में आ गया कि कब अगर हम कहें तो टोटल तरीके से क्या हो गए, अगर टोटल नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 10 + 15 25 हो जाएंगे। इधर बस और ट्रेन तो कितने तरीके हो जाएंगे आपके, 25 तरीके हो जाएंगे, 25 नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मतलब कितने तरीके से आ सकता है, या तो वो 10 से, या तो इससे जाएगा या तो उससे जाएगा, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे आपके, m + n। अगर वो परफॉर्म m और n तरीके से करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, m + n, यानी कि 10 + 15। एक एग्जांपल और ले रहा हूं इस पे, लॉ ऑफ एडिशन में समझ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी या की कंडीशन आए, एक गांठ बांध के रख लो, जब भी या की कंडीशन होगी तो हमारा प्लस होगा, तो जब भी और वाली कंडीशन आएगी जिस क्वेश्चन में, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ, देखो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर 10 बॉयज थे, वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, और 4 गर्ल्स ले लेते हैं, ठीक है। हमें कमेटी में बुक आपसे कहें कमेटी बनानी है 4% की, कितने परसेंट की, 4%। देखो परसेंट का मतलब है कि आपके बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, दोनों। ऐसा नहीं है कि जो पहले कंडीशन थी वो इतना होना चाहिए। तो 4% है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लड़की ले लें या तो हम लड़कियां ले लें, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर हम जैसे 4 लड़के ले लेते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन कैसे लग रहा है, इसे परफॉर्म करने के तरीके क्या हो गए, 10c4 हो गया। और अगर हम गर्ल्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या तो हम लड़के लेंगे या तो हम क्या लेंगे, लड़कियां लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगा है, या वाली कंडीशन आ रही ना, या तो लड़के या तो लड़कियां, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहूं कि भाई आपको 2 बॉयज लेने हैं और 2 गर्ल्स लेनी है, क्या लेना, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, यानी या की कंडीशन आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रहा था, या आ रहा था, या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी, तो इसमें क्या आ गया, प्लस आ गया। और यहाँ पे क्या है, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और वाली कंडीशन आ रही ना, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10c2 × 4c2, ये हमारा आंसर होगा। देखो इस पे इतना जोर क्यों दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहाँ मल्टीप्लाई होनी है, कहाँ एडिशन होना है। तो मैंने बहुत मोटा सा आपका एक कंसेप्ट बताया है, डेफिनेशन तो आपकी है ही जो मैंने बताई है। मैंने बहुत कहते नहीं दूध से क्रीम निकलती, इस तरीके से इस कंसेप्ट से ये हमारा शॉर्टेज निकला है। क्या निकला है कि जब भी या वाला केस आएगा, या मतलब और वाली कंडीशन बनेगी, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे एक काम को करने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे केस बन जाते हैं, तो वहां पे क्या बन जाता है, लॉ ऑफ एडिशन आता है, ठीक है। और जहां पे हमें क्या करना होता है, जहां पे एंड वाली कंडीशन होती है, दिस एंड दिस, तो वहां पे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। एक जॉब को करने के बाद हमें जब दूसरी जॉब करनी होती है तो लॉ ऑफ एडिशन होता है। और इस केस में क्या होता है, कोई भी बंदा अगर जॉब करेगा तो पूरी कंप्लीटली फिनिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आधी यहाँ करे आधी वो करे, ऐसा नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, दोनों हमें जॉब करनी पड़ेगी। इसमें क्या रहेगा, देखो यहाँ पे देखो हमें बॉयज भी सिलेक्ट करने पड़े और गर्ल्स भी सिलेक्ट करने पड़े। और यहाँ पे क्या था, या तो हमने बॉयज को लिया या तो हमने गर्ल्स को लिया। तो लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा, जो जॉब परफॉर्म होगी वो कंप्लीटली होगी। और इसमें क्या होता है, हम सब
सब टास्क में काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। देखो अगर वो आपसे कहते कि 10 पॉइंट्स हैं आपके पास, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में 10 पॉइंट हैं, अगर आपसे कह दे और कह दे कि एटलीस्ट, तो सिलेक्ट करने हैं पॉइंट्स को, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। तो वो आपसे कह रहे हैं कि भाई सिलेक्ट करने हैं 10 डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। क्या पर्सन ले लो तो क्लियर है, 10 पर्सन हैं आपके पास और सिलेक्ट करने हैं आपको कितने, 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ पे समझना आपके पास 10 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सॉरी पर्सन है और एटलीस्ट 2 पर्सन आपको सिलेक्ट करने हैं। देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला लॉ ऑफ एडिशन में कि कई सारे केस बन जाते हैं कि भाई इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं। तो यह वाली जब भी चीजें आती हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 तो लेने हैं। देखो एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम पावर है, भाई यहाँ पे ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब वो यहाँ से तो स्टार्टिंग करनी है और मैक्सिमम तक जा सकते हैं। देखो यहाँ पे है कि भाई 10 पर्सन है, 10 हमारे पास पर्सन है और हमें 2 सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं, 2 हमें सेलेक्ट करने हैं। एटलीस्ट लगा हुआ है, यानी कि आप 2 भी ले सकते हैं, 2 पर्सन भी ले सकते हैं, या 3 भी ले सकते हैं, या 4 भी, या 5 भी, या 6 भी, या 7 भी, या 8 भी, या 9 भी, या 10 भी। तो यहाँ पे क्या लगा, या तो 2 लेंगे, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो यहाँ इनमें क्या लगेगा, सब में प्लस लगेगा। करके देखो 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4, इस तरीके से डॉट 10C10 तक, या तो समझ सकते हैं। तो हमारी कंडीशन थी कि एटलीस्ट कम से कम 2 तो लेने ही लेने हैं। तो कई सारे ऑप्शन आ गए, यानी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई सारे केसेस बन गए। भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये, या तो वो, या तो वो। तो इसमें क्या लगता है भाई, लॉ ऑफ एडिशन लगता है। जब भी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल केस बनती हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, उनके बीच में प्लस होगा, ठीक है। अगर मैं कहता जैसे यहाँ पे था कि भाई 2 बॉयज 2 गर्ल्स चाहिए, दोनों चाहिए हमें, बॉयज और गर्ल्स दोनों, तो उसमें क्या लग जाएगा, यानी कि हमें इसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा और इसको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं तो इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।